नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तरुण और आप जुड़ चुके हैं पीई एन स्पोर्ट्स के साथ। बहुत समय से आप लोगों की डिमांड थी कि इंटरव्यू के लिए कैसे तैयारी करें, हाउ टू प्रिपेयर फॉर एन इंटरव्यू। कौन कौन से ऐसे एस्पेक्ट्स हैं या ऐसे कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं जो फिजिकल एजुकेशन के इंटरव्यूज़ में जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, और अन्य विषय के भी लोग अगर इसे देख रहे हैं तो वो भी इसको एक तरह से एक गाइडलाइंस के तौर पे देख सकते हैं कि प्रिपरेशन का एक जो पार्ट है वो कैसे कवर किया जा सकता है, या अपने शोकेस में कौन कौन सी चीज़ों को लाया जा सकता है जिससे आपका इंटरव्यू बेहतर हो सके। अब देखिए, जब भी आप किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो ऑब्वियसली किसी जॉब प्रोफाइल के लिए आप बेसिकली वहाँ पे सिलेक्ट होने के लिए जाना चाहते हैं, और आपके पास कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिनके ज़रिए जो सामने इंटरव्यूअर बैठे हैं वो आपसे इम्प्रेस हो जाएँ और उस जॉब को के लिए आपका सिलेक्शन कर दें। तो कुछ कुल मिला के अगर हम जनरली अगर हम स्पेसिफिकली अगर हम इस समय स्पोर्ट्स ऑफिसर की इंटरव्यू की बात करें, तो वहाँ पे आपके पास एक तरह से पहली जो चीज़ हो जाती है वो स्पोर्ट्स ऑफिसर हो, यानी कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीज़ें हैं तो स्पोर्ट्स की एक्सपर्टीज़ आपकी होनी चाहिए। पहली चीज़ तो ये होगी। अब कितनी व्यापक होगी उसको एलैबोरेट मैं आगे करने वाला हूँ इस वीडियो में। सेकंड थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ लीडरशिप स्किल्स। अब स्पोर्ट्स ऑफिसर है या स्पोर्ट्स के टीचर्स हैं या कोचेज़ हैं, उनको जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि उनके पास लीडरशिप की जो है स्किल्स होनी चाहिए। उन्हीं को देख के खिलाड़ी बनते हैं, उन्हीं को देख के अपना रोल मॉडल मानते हैं जो स्टूडेंट्स हैं। तो कुल मिला के ये वाली जो एक स्किल है वो आपके अंदर होनी चाहिए। तो वो कैसे रिफ्लेक्ट होगी ड्यूरिंग द इंटरव्यू, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। थर्ड थिंग इज़ दैट द अंडरस्टैंडिंग अबाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब। अब उस जॉब की, उस रोल की क्या रिक्वायरमेंट्स है, इसको जानना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसे की पॉइंट्स जो आपको शायद इंटरव्यू की तैयारी के लिए बहुत कारगर साबित होने वाले हैं। दोस्तों, आप जब इंटरव्यू की तैयारी करने जाते हैं तो कई ऐसे सवाल मन में होते हैं। कई लोग ऐसा कहते हैं कि भाई इंटरव्यू की तैयारी हम क्या करें, इंटरव्यूअर जो है वो अपने मन से सवाल पूछेगा, हमें नहीं पता कि वो क्या पूछने वाला है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो लगातार मिसकंसेप्शंस के रूप में जो है मार्केट में घूमती रहती हैं। लेकिन मेरा एज ए टीचर ऐसा मानना है कि प्रिपरेशन आपका हमेशा जो है आपके एंड में होती है। यानी कि इंटरव्यूअर जो है वो अपने हिसाब से चीज़ें करेगा, लेकिन आपके एंड में जो है वो है आपकी प्रिपरेशन, कि आप अपने प्रिपरेशन से अपने कॉन्फिडेंस को कैसे डेवलप करते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसे इन्फ्लुएंस होती है। आप जब इंटरव्यूअर के सामने खड़े होते हो तो उस समय आपके जेस्चर्स किस तरह के से हैं। जब क्वेश्चन हैंडलिंग की बात आती है तो आप कैसे जो है उस चीज़ को हैंडल कर पाते हैं, प्रेशर कैसे आप हैंडल कर पाते हैं, या नर्व्स को आप कैसे कंट्रोल करते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, और उनमें से सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग ऑफ रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द जॉब। यानी कि जो जॉब है, जिस चीज़ के लिए, जिस जॉब के लिए आप जा रहे हैं, उस जॉब की जो आपका रोल होने वाला है, जो आपकी भूमिका होगी और जो जिम्मेदारियां रहने वाली हैं, उनके बारे में आपको विस्तृत जानकारी यानी कि डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। एज एग्जाम्पल, मैं अगर स्पेसिफिकली स्पोर्ट्स ऑफिसर के इंटरव्यू की बात करूं, तो आप बेसिकली हायर एजुकेशन की जॉब के लिए जा रहे हैं। यानी कि हायर एजुकेशन में स्पोर्ट्स का जो है, स्पोर्ट्स ऑफिसर या जो भी फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड टीचर होते हैं, उनका जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग तरह का होता है। और व्हेन इट कम्स टू स्कूल एजुकेशन, वहाँ पे जो है वो अलग तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनकी होती है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि हायर एजुकेशन में, स्पोर्ट्स ऑफिसर में, और ख़ासकर हर स्टेट वाइज भी ये चीज़ें बदलती हैं। यानी कि आप मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे मध्य प्रदेश में किस तरह की चीज़ें हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि जैसे कई ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे फिजिकल एजुकेशन अभी कॉलेजेस में पढ़ाया नहीं जा रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश ऐसा स्टेट है जहाँ पे एनईपी 2020 के बाद से फिजिकल एजुकेशन एक इलेक्टिव सब्जेक्ट के तौर पे है, और आप एज ए स्पोर्ट्स ऑफिसर वहाँ पे टीच करेंगे फिजिकल एजुकेशन को। तो पहली चीज़ है रिक्वायरमेंट टीचिंग। दूसरा रिक्वायरमेंट है जो भी स्पोर्ट्स की गतिविधियां होने वाली हैं पूरे सेशन में, पूरे साल भर में, जितने भी कॉलेज के स्टूडेंट्स होंगे जो फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड हैं या आपके स्पोर्ट्स स्पेसिफिकली जो खेलते हैं, उनको कैसे आप प्रमोट करते हो स्पोर्ट्स के लिए, और उनका पार्टिसिपेशन कराना भी आपकी जिम्मेदारी होगा। यानी कि पूरा जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन का, वो आपके जिम्मे आने वाला है। और भी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जैसे जनरल जो कमिटीज़ होती हैं स्पोर्ट्स के अलावा भी, उन कमिटीज़ में भी आपका इंगेजमेंट होने वाला है कॉलेज के अंदर। आप ही को जो है स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन कराना है, आप ही को फिजिकल एजुकेशन पढ़ाना है, और जनरली दूसरी कमिटीज़ में भी आपका इन्वॉल्वमेंट होने वाला है। तो हाउ यू विल मैनेज इट, और आपको पहले पता होना चाहिए कि ये सारे रोल आपको निभाने हैं, तो उसके हिसाब से आपको इंटरव्यू की तैयारी करनी होगी।
सेकंड की पॉइंट है एंटिसिपेट कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस, यानी कि जो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप एंटिसिपेट कर सकते हैं, जिनका अनुमान लगाया जा सकता है कि इंटरव्यू में लगातार पूछे जाते हैं और जनरली ये पूछा जा सकता है, या आपके खुद के जो एबिलिटीज़ हैं, जो क्वालिटीज़ हैं, उनके हिसाब से भी एंटिसिपेट आप कर सकते हैं कि क्वेश्चंस क्या होने वाले हैं। उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, आप जब शुरुआत में जाते हैं इंटरव्यू में, तो जनरली आपसे सबसे पहला जो एंटिसिपेशन अगर हम करें क्वेश्चन का, तो वो होता है इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, यानी कि आपसे इंट्रोड्यूस करने के लिए कहा जाएगा कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन ब्रीफ। अब वो ब्रीफ में इंट्रोड्यूस करने के लिए आपको 2 से 4 से 5 मिनट आपको दिए हुए होंगे, तो उसमें आपको जो है वो अपने आप को ब्रीफली और बहुत अट्रैक्टिवली जो है वो कन्विंस करना है सामने वाले को कि आप उस जॉब और उस रोल के लिए बेहतर हो, परफेक्ट हो, बेस्ट हो। यानी कि ये कन्विंस करने की जो एबिलिटी है वो यही इंट्रोडक्शन से शुरू हो जाती है। तो उसमें आप जब अपना नाम बताएंगे, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, उसके बाद अपनी अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कहेंगे, और उसके बाद जब आप अपने जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे, तो ये सब कहने का तरीका, यानी कि आप जो एक एक चीज़ों को, यानी कि वो इस तरह से ना लगे कि आप पढ़ के आए हैं। कई बार क्या होता है, आप प्रिपरेशन के नाम पे उस चीज़ को एक एक लाइन को पढ़ते हो और एज इट इज़ बोलने के चक्कर में वहाँ फंबल करते हैं। और ये सबसे पहली गलती किसी भी एस्पिरेंट की होती है कि जब वो इंट्रोडक्शन में ही फंबलिंग करने लगते हैं, क्योंकि ये ऐसा पार्ट है जो आपको पूछा ही जाना है, जिसकी प्रिपरेशन आप करके आते हो या आना चाहिए, और उसी में अगर आप फंबल कर जाते हो जो आपके एंड में है, जो आप तैयारी करके आए हो, तो सामने वाले को मौका नहीं मिल पाता कि वो आपको उसके बाद जो है वो कोई चीज़ पूछ पाए। तो सबसे पहली चीज़ यही है कि इंट्रोडक्शन में आपको बहुत कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। प्रिपरेशन इस तरह से होनी चाहिए कि आप बार बार रिहर्सल करो और बहुत ज़्यादा उसको जितने भी वर्डिंग्स हैं उन पे जाने के बजाय आपका जो है वो लहजा या जो आपकी जनरल कम्युनिकेशन स्किल हैं उनके ऊपर काम किया जाए और उस तरीके से उन स्टेटमेंट्स को बोला जाए जो भी आप कहना चाहते हो। जैसे मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे दूं कि अगर मैं मेरा नाम अंकित है और मैं यहाँ मध्य प्रदेश में इस जगह का निवासी हूँ। अगर मैं अपनी स्कूली शिक्षा की बात करूं तो मेरी 10वीं और 12वीं की जो है पढ़ाई वो इस सन में हुई है और इस स्कूल से हुई है। मेरी बीपीएड की पढ़ाई डैश डैश यूनिवर्सिटी से इस वर्ष हुई है। साथ ही मास्टर डिग्री मैंने यहाँ से किया है। महोदय, मैं नेट क्वालिफाइड हूँ और वर्तमान में मैं पीएचडी भी कर रहा हूँ। महोदय, अगर मैं अपने वर्किंग एक्सपीरियंस की बात करूँ तो पिछले 6 वर्षों से मैं स्कूल एजुकेशन में पढ़ा रहा हूँ और वर्तमान में मैं EMRS स्कूल में फिजिकल एजुकेशन टीचर के पद पर कार्यरत हूँ। मेरी जो स्पेशल क्वालिटीज़ हैं वो ये हैं, और इस तरह से आप अपने इंटरव्यू को बनाते हो। तो बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो भी चीज़ें जैसे आपको पता है कि ये आपको कहनी ही है और दीज आर योर कैपेबिलिटीज़, योर एबिलिटीज़, जो आपको उनके सामने रखना है, उनको रखने का तरीका एक तो पहली चीज़ है। दूसरा, बहुत ज़्यादा ऐसे कहानी के तौर पे उनको ना बताएं। टाइम भी कम लेना है, टाइम भी कम कंज्यूम करना है, और साथ ही साथ आपको अट्रैक्टिव वे में उनको बताने की कोशिश करनी है। इंग्लिश का यूज़ कर पाएँ तो बहुत अच्छी बात है। मैं लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा हूँ कि लैंग्वेज बैरियर यहाँ पर रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपको दूसरी लैंग्वेज भी आती है तो वो एक अट्रैक्टिव आपके लिए, एक तरह से इंटरव्यूअर के लिए जो है वो अट्रैक्शन का एक पार्ट रहता है। तो वो चीज़ आपको यूज़ करनी चाहिए। उसके अलावा जैसे मैंने कहा कि आप अगर फिजिकल एजुकेशन की डिग्रीज़ में कहीं आपका गोल्ड मेडल है तो उसको आप डिस्क्राइब कर सकते हो। अगर आपने पीएचडी कर रहे हैं तो उसको आप बताइए। पीएचडी में अगर किसी, अब आपको पूरा टाइटल बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप चाहते हो कि मेरी पीएचडी से मुझे सवाल किए जाएं, इंटरव्यू मुझे सवाल करे, तो कम से कम इस बारे में ज़रूर बता दें। महोदय, मैं शोध कार्य के लिए काफ़ी प्रोत्साहित रहता हूँ और अपनी पीएचडी के दौरान मैं मलखम्ब के खिलाड़ियों पर इस तरह की स्टडी या इस तरह का अध्ययन कर रहा हूँ जो कि उनको उनके प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए कार्य करेगी। तो इस तरह से आप उसका डिस्क्रिप्शन देंगे तो कहीं ना कहीं जो इंटरव्यूअर है उसके मन में वो सवाल आएंगे कि भाई ये मलखम्ब के लिए कर रहा है तो क्या कर रहा है एग्जैक्टली, वो पूछा जाए। तो हो सकता है कि वो एंटिसिपेटेड जो क्वेश्चंस हैं जो मैं अभी बता रहा था आपको, वहाँ जो है वो आपकी हिसाब से जो है वो क्वेश्चनिंग थोड़ा सा होने लगे, तो वो क्वेश्चन आपको होगा तो ऑब्वियसली आप उसकी प्रिपरेशन करके आए हो, क्योंकि दैट इज़ योर एंटिसिपेटेड क्वेश्चन। जो आपने पहले एंटिसिपेशन किया था वो आपके लिस्ट में होना चाहिए, एंटिसिपेटेड क्वेश्चंस की लिस्ट में, और उसकी तैयारी आप बेहतर करके आए हो। आपको पता है कि व्हाट यू हैव डन इन योर पीएचडी, आप इस समय क्या कर रहे हो, अगर आप कोई कार्य कर चुके हो तो वो क्या किया था, तो वो सारी चीज़ों के बारे में आप बेहतर जानते हो।
अब इसी में एंटिसिपेटेड क्वेश्चंस में आपके लिए एंटिसिपेशन बेसिकली हो जाता है कि आपका स्पेशलाइजेशन कोई एक गेम होगा, तो उस स्पेशलाइज्ड गेम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, रूल बुक होती है जनरली, जो इस वक्त कुछ चेंज अगर आया है इंटरनेशनल लेवल में, नेशनल लेवल में, तो उन सब चीज़ों को भी आपको पढ़ लेना चाहिए, रिव्यू कर लेना चाहिए, और वो आपकी एंटिसिपेटेड क्वेश्चन की लिस्ट में होना चाहिए। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी एंटिसिपेट किए जाते हैं जो आपके बिहेवियरल रिस्पॉन्सेज को जज करने के लिए इंटरव्यूअर करते हैं। जैसे एज एग्जांपल मैं आपसे कहूँ कि स्पोर्ट्स, जैसे आप स्कूल में अगर आप जॉब कर रहे हैं एज एग्जांपल, तो स्कूल में आपने टीम्स को मैनेज किया होगा, कुछ स्पोर्ट्स पर्सन नेशनल लेवल पे खेले होंगे, तो उनको आपने कैसे तैयार किया। कुछ ऐसे विद्यार्थी आपके स्कूल में होंगे जो बिल्कुल भी खेलना नहीं चाहते, तो उनको आप कैसे प्रोत्साहित करते हो खेलों के लिए, ये भी एक एंटिसिपेटेड क्वेश्चन है। मैं एक और एग्जांपल दे दूं कि आप जो है ऑलरेडी स्कूल एजुकेशन में गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो आप में ऐसा क्या है, या आप अपने आप को कैसे देखते हो हायर एजुकेशन की जॉब के लिए, या आप ही को हम क्यों लें। या कई बार क्वेश्चन ये भी रहता है कि वाई आर यू शिफ्टिंग, मतलब आप क्यों स्विच कर रहे हो जॉब को, और स्कूल एजुकेशन से आप हायर एजुकेशन में आने के लिए क्यों जो है वो आप सोच रहे हैं। ये भी एक तरीका होता है। क्वेश्चन ये हो सकता है कि आप स्कूल एजुकेशन में हैं, यानी कि आपने कभी भी हायर एजुकेशन के बच्चों को डील नहीं किया है, तो हम कैसे माने कि आप जो है स्कूल एजुकेशन से हायर एजुकेशन में स्विच करने के लिए, यानी कि आप तैयार हैं या काबिल हैं आपको, तो वो आपका एक आंसर होना चाहिए। जैसा मैंने अभी कहा कि स्कूल एजुकेशन से हायर एजुकेशन क्यों आ रहे हैं, तो भाई उसके बहुत सारे कारण होते हैं। आप जानते हैं कि वहाँ पे आपके पास सैलरी का जो है वो अपग्रेडेशन होता है, वहाँ आपके पास ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थोड़े अलग तरह की होती हैं। ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा सा रिलैक्सेशन भी होता है जब आप हायर एजुकेशन की तरफ बढ़ते हैं, तो लेकिन आप कुछ चीज़ें इनमें से नहीं कह सकते। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे रिलैक्सेशन हो जाएगा, आप ये नहीं कह सकते कि मेरी सैलरी बढ़ जाएगी। आपको पॉजिटिव चीज़ों को ही वहाँ पे बताना है। तो अगर आपने प्रिपरेशन नहीं की है ना, तो आप ज़रूर वहाँ पे नेगेटिव चीज़ों को भी बोल सकते हो, या उस वक्त अगर आपके थॉट में आएगा तो आप कहीं ना कहीं फंबल करेंगे, या शायद आप कुछ भी ना कह पाओ उस स्थिति में। यानी कि आप उस पॉजिटिविटी को जानते हो कि वाई यू आर स्विचिंग योर जॉब फ्रॉम स्कूल एजुकेशन टू हायर एजुकेशन। उसका कारण आप जानते हैं कि उस वहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्कोप हैं जिनके ज़रिए मैं अपनी प्रोफेशनल जो स्किल्स हैं उनको बढ़ा सकता हूँ। मेरे अंदर पोटेंशियल है कि मैं हायर एजुकेशन में रिसर्च कर सकता हूँ, मेरा रिसर्च को लेके काफ़ी इंथुसियाज्म मेरे अंदर रहता है, तो उन चीज़ों के लेके भी मैं काम करना चाहता हूँ। तो ये एक प्लेटफॉर्म जो है हायर एजुकेशन मुझे देगा। ये सारी चीज़ें, ये पॉजिटिव चीज़ें आप वहाँ पे कह सकते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं आपकी दाल जो है वो गल सकती है। अब देखिए, ये तो थी दो चीज़ें कि एक आपने अंडरस्टैंड कर दिया अपने रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी को, और दूसरी चीज़ आपने देखा कि आपके पास कुछ अनएंटिसिपेटेड क्वेश्चंस हैं जिसकी लिस्ट आपने बना ली और उनकी प्रिपरेशन भी आप लगातार कर रहे हैं। थर्ड थिंग इज़ वो है रिहर्सल करना, यानी कि अब जो चीज़ें हैं, अब बारी है प्रैक्टिस करने की। आपके पास सारी ऐसी कंटेंट रेडी है जिस चीज़ को लेके आपको तैयारी करनी है। तो अब आप इंट्रोडक्शन लिख चुके हो, उस इंट्रोडक्शन को आप प्रैक्टिस करेंगे बार बार। अगर उसमें कुछ रिफाइनमेंट लेके आना है तो उसको उस दौरान ही, रिहर्सल के दौरान ही आप उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा आपने जो एंटिसिपेटेड लिस्ट बनाई है, क्वेश्चंस की लिस्ट बनाई है, उसके हिसाब से भी आप उनके रिहर्सल करेंगे। प्रैक्टिस में ही आपके पास एक तो तरीका है कि सेल्फ प्रैक्टिस, यू आर सेल्फ प्रैक्टिसिंग। आप मिरर के सामने प्रैक्टिस कर सकते हो, या आप खुद से प्रैक्टिस जो भी आप करना चाहते हो, रिकॉर्डिंग करके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इंट्रोडक्शन को टाइमिंग सेट करके जो है वो आप बोल सकते हो, या अलग अलग तरीके की प्रक्रियाएँ कई लोग जो हैं अपने अपने इंडिविजुअल तरीके अपनाते हैं। सेकेंड थिंग इज़, इसी चीज़ में जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मॉक इंटरव्यू आप प्रैक्टिस कर सकते हो। मॉक इंटरव्यू क्या है? अपने फ्रेंड्स के साथ आप इंटरव्यू जो है ऑर्गेनाइज करवा सकते हो। कुछ ऐसे टीचर्स आपके होंगे, कुछ ऐसे सीनियर्स आपके होंगे जो आपको मॉक इंटरव्यू जो है वो कंडक्ट करा सकते हैं। आप कहेंगे तो मैं भी इस चीज़ को कर सकता हूँ आपके लिए। अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि आपके लिए मॉक इंटरव्यू कंडक्ट कराना है, तो उसके लिए भी हम ज़रूर प्रयास कर सकते हैं। ओके, चौथा जो की पॉइंट है वो है आपकी यूनिक एबिलिटीज़ के बारे में। यानी कि सारे लोग मास्टर डिग्री किए हुए हैं तभी वो हायर एजुकेशन में स्पोर्ट्स ऑफिसर का फॉर्म भर रहे हैं या दूसरे किसी पोस्ट का फॉर्म भर रहे हैं, क्योंकि एलिजिबिलिटी सबकी सेम है। क्वालिफिकेशन होने के बाद एक्सपीरियंस भी कई लोगों के पास होगा जिन्होंने स्कूल में किया होगा, हायर एजुकेशन में जो ऑलरेडी कर रहे होंगे, या दूसरे किसी प्रोफेशन में है तो वहाँ भी वो काम कर रहे होंगे। वो सब ठीक है, लेकिन व्हाट यू हैव यूनिक इन योर सेल्फ, उस चीज़ को आप समझें कि यूनिकनेस क्या है। जैसे इस वक्त की बहुत बड़ी डिमांड मैं आपको बताऊं, टेक्नोलॉजी।
आप अगर टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा यूज़ करते हैं, एमएस ऑफिस आप बहुत अच्छा स्किलफुल हैं, तो वो आप ज़रूर इंटरव्यू में बताएं। अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं तो वो भी आपके एंटिसिपेटेड क्वेश्चंस में की लिस्ट में होना चाहिए। तो इंट्रोडक्शन में आप उस चीज़ को कह सकते हो। यूनिकनेस के मामले में कुछ 2-3 पॉइंट ऐसे आपके पास ज़रूर होने चाहिए कि जो आपको दूसरे लोगों से अलग बनाते हों। तो एक जैसे मैंने एग्जांपल दिया टेक्नोलॉजी का, कुछ लोग इस तरीके से भी कह सकते हैं कि मुझे रिसर्च से रिलेटेड काम करना पसंद है, मैं जो है वो क्रिएटिव या इनोवेशन की तरफ काम करने में इच्छुक रहता हूँ। तो उससे रिलेटेड भी आप क्या कर सकते हैं, हायर एजुकेशन में क्या बदलाव लेके आ सकते हैं, स्पोर्ट्स को कैसे प्रमोट कर सकते हो, आपका पैशन जो स्पोर्ट्स को लेके है, उसको डेवलपमेंट को लेके है, वो वहाँ पे उनको दिखना चाहिए। अब आपने जो भी खेला वो एक अलग चीज़ थी, लेकिन आप एज कोच, एज टीचर, एज मेंटोर कैसे हायर एजुकेशन में विद्यार्थियों को जो है वो प्रेरित करने वाले हैं, इन चीज़ों की एक यूनिकनेस आपके अंदर होनी चाहिए। तो ये थे 4 की पॉइंट जो कि आपको इंटरव्यू में प्रिपरेशन में मदद करेंगे। उसके बाद 5वां पॉइंट जो आखिरी पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसमें कुछ मैं जनरल टिप्स आपके दूंगा। सबसे पहली मेरी तरफ से जो टिप्स है वो है फिजिकल अपीयरेंस को लेके, यानी कि ड्रेस प्रोफेशनली, जो भी ड्रेस आप पहन रहे हैं उसको बहुत अच्छे तरीके से नीट एंड क्लीन और वेल प्रेस्ड होना चाहिए और प्रोफेशनल ड्रेस होना चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। यानी कि आप टीचिंग जॉब के लिए जा रहे हैं, आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में जा रहे हैं, तो वहाँ पे आपका जो फिजिकल अपीयरेंस है वो उस तरह से मैच करना चाहिए। दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताऊं कि आप अराइव कर लें टाइम से पहले, यानी कि जो टाइम आपका दिया हुआ है उससे पहले आपको वहाँ पे आ जाना चाहिए, ताकि आप जो है वो बहुत रिलैक्स्ड मैनर में अपने इंटरव्यू को शुरू कर पाओ। और आखिरी में जाते जाते फॉलो अप अ थैंक यू नोट, यानी कि आपको जाते जाते सिर्फ थैंक यू सर, थैंक यू मैम बोल के हम निकल जाते हैं, लेकिन एक अच्छा स्टेटमेंट, एक अच्छा सेंटेंस आप जब थैंक यू नोट की तरफ बोल के जाओगे तो वो कहीं ना कहीं आपको इंटरव्यू द्वारा अप्रिशिएट किया जाएगा, उसका फ़ायदा आपको ज़रूर होने वाला है। एक और चीज़ मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा, फाइलिंग एंड डॉक्यूमेंट की प्रिपरेशन, यानी कि आपका एक एक जो कागज़ है ना वो लगना चाहिए। अगर आप वो आपने बोला है ना कि मैं एक्सपीरियंस पर्सन हूँ, मैंने यहाँ पे काम किया है, तो वो आपके पास कागज़ होना चाहिए। और अगर वो पूछें, मांगें, तो ऐसा ना हो कि उस पूरे फाइल में आप उसको ढूंढते रह जाएं। आपके पास एक सेट तरीके से उनकी लिस्टिंग होनी चाहिए। अपना पहले सबसे पहले आप अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशंस के हिसाब से लगाएं चीज़ों को, उसके बाद आप अपने एक्सपीरियंस से रिलेटेड, अपने स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन से रिलेटेड, और भी आपका कोई यूनिक एबिलिटी आपके अंदर है, उसका कोई सर्टिफिकेशन है तो वो आप लगाएं। तो एक वेल मैनेज्ड डॉक्यूमेंट अगर आप सेट करके जाएंगे, और अपना सीवी जरूर लेके जाएं। रिज्यूमे अगर आप लेके जा रहे हैं और आप एक एक रिज्यूमे अगर इंटरव्यूअर को देते हैं, तो ये भी एक अच्छा तरीका है। अगर आप शुरुआत में जाके इंटरव्यूअर को रिज्यूमे देते हैं तो कई बार क्वेश्चनिंग वहाँ से भी आने लगती है। कुछ इंटरव्यूअर ऐसे होते हैं जो उनको पलटना शुरू कर देते हैं, पढ़ते हैं आपके बारे में कुछ क्वालिटीज़ जो शुरुआत में आपने लिखी हुई होती हैं, तो उन्हीं से क्वेश्चन शायद बनने लगते हैं। वो भी आपकी एंटिसिपेटेड क्वेश्चंस की लिस्ट में आ सकता है। तो ये थे 5 की पॉइंट। इसके अलावा मैं जानता हूँ कि कुछ क्वेश्चंस आपके मन में हैं, वो क्वेश्चंस आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन मैंने एंटिसिपेट किए जो मुझे ऐसा लगता है कि शायद इन चीज़ों को सुनने के बाद लंबा वीडियो जरूर हो गया, लेकिन मैं जानता हूँ कि प्रिपरेशन करना इंटरव्यू के लिए बहुत छोटा काम नहीं है। उसको बताने के लिए काफ़ी टाइम इसमें लेना पड़ा मुझे, और बहुत सारे ऐसे की पॉइंट्स थे जिनको इसमें इन्वॉल्व करना ज़रूरी था। तो मेरी तरफ से जो एंटिसिपेटेड क्वेश्चंस हैं जो आप शायद सोचते होंगे, वो ये है कि कई बार ऐसा भी हो सकता है कि इंटरव्यूअर आपसे इंट्रोडक्शन पूछे ही ना, तो उस स्थिति में क्या करना है। इंट्रोडक्शन आपसे नहीं पूछा जा रहा है, हो सकता है कि टाइम की कमी के कारण भी ऐसा हो रहा हो, तो कुछ तो ऐसा इंटरव्यूअर होता है जो वो कॉमन क्वेश्चंस आपसे पूछना चाहता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर वो आपसे सिर्फ इतना पूछे, जैसे उन्होंने आपसे पूछा आप कहाँ से पढ़े हैं, तो जैसे उन्होंने बोला है कि कहाँ से पढ़ाई की है, तो वो बोलते वक्त आप ये बोलिए कि यहाँ से मैं अपना बीपीएड किया हुआ है, इस यूनिवर्सिटी से मैंने मास्टर डिग्री किया हुआ है, और उसके बाद आप ऐड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं आप वहीं पे स्टॉप हो जाएं। आपको मौका दिया है, अब गेंद आपके पाले में है, आप चाहें तो ज़बरदस्ती नहीं बोलना है, जब वो बोल रहे हैं उनको चुप करा के नहीं कहना है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि गेंद मेरे पाले में है, तो आप वहाँ पे इन 2 सेंटेंस के बाद ये भी बोल सकते हैं कि सर राइट नाउ आई एम वर्किंग एज स्पोर्ट्स टीचर, एज फिजिकल एजुकेशन टीचर इन दिस स्कूल। और उसके बाद आप एक आध लाइन अगर आप अपने यूनिकनेस वाली जो मैं बोल रहा था कि और मैं स्पेसिफिकली क्या काम कर रहा हूँ उस अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में, जो आप उनको अपना ध्यान केंद्रित कराना, उनका ध्यान केंद्रित कराना चाहते हो उस चीज़ को लेके,
वो भी आप वहाँ पे कह सकते हो। लेकिन ध्यान रखना है, जो चीज़ उन्होंने पूछी है उससे ही वो चीज़ रिलेटेड हो। ऐसा ना हो कि आपसे पूछा जा रहा है कि आप कहाँ से पढ़ाई करते हो और आप ये कह रहे हो कि मेरा कंप्यूटर नॉलेज बहुत अच्छा है। ये वहाँ पे कहने की ज़रूरत नहीं है। हालाँकि आप तैयारी करके आए थे, आपको बताना है, लेकिन जब इंटरव्यू आपकी तरह से नहीं चल रहा है तो आपको वो छोटे-छोटे मौके जहाँ भी मिले इस तरह के, जहाँ पे आप उससे रिलेटेड चीज़ों को बोलना चाहो, वो आप बोल सकते हो। सेगमेंट के तौर पे भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आप एक शुरुआत से आपने नाम से शुरू किया और अंत आपने अपने जॉब प्रोफाइल को या अभी जो आपका वर्किंग एक्सपीरियंस है उसको बताते-बताते आप एंड अप कर रहे हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। सेगमेंट के तौर पे भी आप ये ध्यान रखिए कि कभी भी ऐसा मौका मिल सकता है कि छोटा क्वेश्चन आपसे अगर बीच में हो रहा है उस तरीके से रिलेटेड, तो आप वहाँ पे उस पर्टिकुलर चीज़ को ज़रूर मेंशन करें और जो उससे रिलेटेड हो। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कई बार कि बहुत सारे लोग अपने हॉबीज़ को जब अपने इंट्रोडक्शन के दौरान या जनरली कोई चीज़ पूछी जाए तो वहाँ पे जब इंटरव्यू के दौरान बताते हैं, तो कई बार डांसिंग, रीडिंग बुक्स या सिंगिंग वाली चीज़ें भी बोल देते हैं, या आप पोइट्री अच्छा करते हो, इस तरह की चीज़ें भी कहते हैं। देखिए, ये सब चीज़ें हॉबीज़ बहुत अच्छी हैं, कोई इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये ध्यान रखना है, जो पहला पॉइंट है ना जो मैंने आपसे कहा था, अंडरस्टैंडिंग ऑफ रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब? वो इंटरव्यूअर आपसे क्या चाहते हैं? हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट आपसे क्या चाहता है? एज ए स्पोर्ट्स ऑफिसर आप क्या करेंगे? तो आप पोइट्री नहीं करने वाले, आप सिंगिंग नहीं करने वाले, आप डांसिंग नहीं करने वाले। तो उन चीज़ों को वहाँ पे एज हॉबी आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना इंटरेस्ट उन्हीं चीज़ों पे शो करिए जो उस जॉब प्रोफाइल को रिलेट करता हो। तो ये गलती आपको नहीं करना है। वो एक अच्छी चीज़ है, आप में वो अच्छी क्वालिटीज़ हैं, वो भी आपके लिए काम आने वाली हैं आगे आने वाले समय में, आप जो जैसे भी इसको यूटिलाइज़ करें। लेकिन मेरा ये सजेशन ज़रूर यहाँ पे रहेगा कि आप रिलेटेड जो रिक्वायरमेंट है, उसी से जो है वो आप जुड़े हुए इंटरेस्ट को वहाँ पे ज़ाहिर करें। तो मोटे-मोटे तौर पे मैं एंड अप करता हूँ इस वीडियो को, जहाँ पे मैं बस इतनी बात बोलना चाहूँगा एक एंड अप नोट के साथ, कि आप अपने कॉन्फिडेंस पे, आप अपने जेस्चर पे, बॉडी लैंग्वेज पे और अपनी जो प्रिपरेशंस हैं उनके ऊपर काम करना स्टार्ट करिए। अभी बहुत समय है आपके पास। स्पोर्ट्स ऑफिसर का जो इंटरव्यू है वो लगभग 1 डेढ़ महीने बाद होने वाला है। भरपूर आपके पास समय है, उस समय का को ज़ाया ना करें। ऐसा ना सोचें कि अभी तो बहुत दूर है फिर स्टार्ट करेंगे। बॉडी लैंग्वेज बहुत जल्दी नहीं बनती। जो प्रिपरेशन है बेसिकली वो आपकी आज ही से होगी, तो तब जाके आपकी बॉडी लैंग्वेज पर्सनैलिटी के अंदर वो रिफ्लेक्ट होना शुरू हो। प्रिपरेशन के तौर पे आप अपने स्पेशलाइजेशन से रिलेटेड आपके रूल्स रेगुलेशंस इनको पढ़ लीजिए। आपका पीएचडी से रिलेटेड, रिसर्च से रिलेटेड अगर कोई वर्क है तो उसके बारे में बहुत अच्छे से करिए। जो भी चीज़ आप मेंशन करते हैं या जो आपके अंदर यूनिकनेस है उसके बारे में ज़रूर आप प्रिपरेशन करिए। और ध्यान रखिएगा, एंटिसिपेटेड या जो एक्सपेक्टेड कॉमन क्वेश्चंस हैं उनको ज़रूर आप प्रिपेयर करिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। कोई भी आपका डाउट, कोई भी अगर आपको मॉक इंटरव्यू कंडक्ट कराने से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन करना है, इंट्रोडक्शन में क्या चीज़ों को इन्वॉल्व करना है, क्या चीज़ें मेंशन करनी है, उसके बारे में अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे लिखिएगा। तो वीडियो पसंद आएगा तो ज़रूर लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। आगे भी आपसे इसी तरह से जुड़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।